साल 2022 में ब्रिटेन के लेस्टर शहर में हुई भारतीय हिंदू विरोधी हिंसा को लेकर हाल ही में लंदन स्थित एसओएस यूनिवर्सिटी ने एक 218 पन्नों की रिपोर्ट जारी की, जिसका शीर्षक है बेटर टुगेदर अंडरस्टैंडिंग द 2022 वायलेंस इन लेस्टर। पहली नजर में ये एक बैलेंस्ड इंक्वायरी प्रतीत होती है, क्योंकि इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किसी एक समुदाय को हिंसा के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट आगे बढ़ती है, उसका नैरेटिव फ्रेमिंग एक अलग दिशा लेता दिखाई देता है, जहां हिंदुत्व, हिंदू संगठनों और यहां तक कि भारत की बीजेपी सरकार को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया गया है। रिपोर्ट ये स्वीकार करती है कि मुस्लिम भीड़ द्वारा हिंदुओं पर हमले हुए, शिवाराया मंदिर पर चढ़ा भगवा ध्वज उतारकर जलाया गया, एक हिंदू युवक पर चाकू से हमला हुआ और गणेश चतुर्थी समारोह में बाधा डालकर अंडे फेंके गए। इसके बावजूद ओवरऑल कंक्लूजन इस तरह प्रस्तुत किया गया है मानो ये घटनाएं किसी लार्जर हिंदू नेशनलिस्ट प्रोवोकेशन की प्रतिक्रिया मात्र थी। रिपोर्ट बार बार ये संकेत देती है कि हिंदू युवाओं की गतिविधियां, विशेषकर 15 अगस्त के आसपास निकाले गए कार कॉन्वॉयज और मस्जिदों के बाहर जुटान मुस्लिम समुदाय को ऑफेंड और इंस्टिगेट करने वाले थे। एसओएस ने मई 2022 में एक कथित मुस्लिम युवक पर हमले को सब्सिक्वेंट लार्ज स्केल वायलेंस का मुख्य ट्रिगर बताया है। हालांकि इस दावे के समर्थन में कोई ठोस जुडिशियल फाइंडिंग प्रस्तुत नहीं की गई। दिलचस्प यह है कि जब सितंबर 2024 में लेस्टर हिंसा भड़काने के आरोप में इस्लामिस्ट एक्टिविस्ट माजिद फ्रीमैन को 22 सप्ताह की सजा हुई और उस पर आतंकवाद से संबंधित आरोप भी लगे, तब भी रिपोर्ट में उसका उल्लेख सीमित और सावधानी पूर्वक किया गया। देखिए, सोशल मीडिया पर कुरान डिसेक्रेशन जैसे झूठे दावों से भड़काऊ माहौल बनाने की बात स्वीकार की गई, परंतु मोहम्मद हिजाब और अली दवा जैसे नामों को स्पष्ट रूप से चिन्हित करने से रिपोर्ट परहेज करती है। इसके विपरीत हिंदू समुदाय के संदर्भ में भाषा कहीं अधिक असर्टिव और एक्यूजेटरी हो जाती है। जय श्री राम, हर हर महादेव और भारत माता की जय जैसे नारे, जो सामान्यतः धार्मिक या पेट्रियोटिक एक्सप्रेशंस माने जाते हैं, उन्हें रिपोर्ट में अग्रेसिव अंडरटोन से जोड़ा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के बाद भारतीय मूल के लोगों द्वारा मनाए गए जश्न को कम्युनल डायमेंशन देने की कोशिश की गई, यह संकेत देते हुए कि कुछ लोग इंडिया को हिंदू आइडेंटिटी से इक्वेट कर रहे थे, जबकि अल्लाह अकबर के नारे, जिनका एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स द्वारा दुरुपयोग डॉक्यूमेंटेड है, उन्हें उतनी क्रिटिकल स्क्रूटनी के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। लेस्टर की डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट बताती है कि वहां हिंदू और मुस्लिम आबादी लगभग बराबर है। फिर भी नैरेटिव इस दिशा में जाता है कि दमन एंड दीव से आए हिंदू समुदाय के लोग सेंट्रल एक्टर्स थे और एंटी सोशल बिहेवियर, अनरेगुलेटेड सेलिब्रेशंस और मॉस्क प्रोवोकेशन के आरोप उन्हीं पर केंद्रित है। यह फ्रेमिंग क्रिटिक्स के अनुसार सेलेक्टिव एम्फेसिस का उदाहरण है, जहां फैक्ट्स को एक्नॉलेज तो किया गया है, लेकिन उनका प्रोपोर्शनेट वेट नहीं दिया गया। रिपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा हिंदुत्व आइडियोलॉजी की उत्पत्ति, आरएसएस की भूमिका और भारत की कंटेम्पररी पॉलिटिक्स पर केंद्रित है। इंक्वायरी पैनल ने यह तर्क दिया कि हिंदुत्व नैरेटिव इंटरनेशनल डायमेंशन ले चुका है और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच से डायस्पोरा को मोबिलाइज करता है। यहां तक कि बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को रैडिकल एंड मिलिटेंट प्रीचर कहा गया और लेस्टरशायर पुलिस द्वारा उन्हें दिए गए अवार्ड पर भी अप्रसन्नता जताई गई। विडंबना यह है कि नवंबर 2022 में हेनरी जैक्सन सोसाइटी की 39 पन्नों की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया था कि लेस्टर हिंसा में हिंदू एक्सट्रीमिज्म का कोई प्रमाण नहीं मिला। उस रिपोर्ट ने सोशल मीडिया मिसइंफॉर्मेशन, इस्लामिस्ट मोबिलाइजेशन और फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका को रेखांकित किया था। इसके अतिरिक्त अगस्त 2025 में इंग्लैंड की हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मोहम्मद हिजाब के उस दावे को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने हिंदुत्व को हिंसा का जिम्मेदार ठहराया था। देखिए, अदालत ने कहा कि हिजाब के पास फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं थी और जय श्री राम का नारा अपने आप में हिंदुत्व आइडियोलॉजी का प्रमाण नहीं माना जा सकता। बाकी यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि एसओएस इंक्वायरी को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडिंग प्राप्त हुई, जिसने 2023 में लगभग $7,30,000 और 2022 में $14,39,000 का ग्रांट दिया था। ओएसएफ, जैसे हम जानते ही हैं कि ये इंडिया हेटर जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ग्लोबल पॉलिटिकल फुटप्रिंट के तहत अक्सर नॉन लेफ्ट गवर्नमेंट्स की आलोचना और रेजिम चेंज नैरेटिव से जुड़ा रहा है। बाकी इस इंक्वायरी पैनल के 5 सदस्यों का पूर्व रिकॉर्ड भी स्क्रूटनी के दायरे में आया है,
जिनमें से कुछ पर हिंदुत्व की तुलना नाजीज से करने, कश्मीरी सेपरेटिज्म के प्रति सहानुभूति रखने या मुस्लिम विक्टिमहुड नैरेटिव को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस में यूके गवर्नमेंट से हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म को पॉलिटिकल इस्लामिज्म और फार राइट व्हाइट नेशनलिज्म के समकक्ष मानने का आग्रह किया गया है। यही बिंदु सबसे अधिक विवादित है क्योंकि ब्रिटेन में हिंदू कम्युनिटी का टेरर इंसिडेंट से कोई डॉक्यूमेंटेड लिंकेज नहीं रहा, जबकि इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म पर यूके की ऑफिशियल काउंटर टेरर फ्रेमवर्क पहले से केंद्रित है। पूरे प्रकरण में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि रिपोर्ट अपने प्रारंभिक असर्शन की कोई एक समुदाय दोषी नहीं से हटकर धीरे धीरे हिंदुत्व को सेंट्रल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बना देती है। जहां मुस्लिम संगठनों की भड़काऊ गतिविधियों का उल्लेख संक्षेप में आता है, वहीं हिंदू संगठनों और नारों पर विस्तृत एनालिसिस किया गया है। इस एसिमेट्रिकल स्क्रूटनी को लेकर ब्रिटिश हिंदू संगठनों और डायस्पोरा ग्रुप्स ने आपत्ति दर्ज कराई है। अंततः लेस्टर हिंसा का सच केवल एकेडमिक थ्योराइजेशन या आइडियोलॉजिकल फ्रेमिंग से निर्धारित नहीं होगा। जुडिशियल फाइंडिंग्स, ग्राउंड एविडेंस और कम्युनिटी टेस्टिमोनीज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जब किसी रिपोर्ट में बैलेंसिंग लैंग्वेज के बावजूद नैरेटिव वेट एक ही दिशा में झुकता प्रतीत हो तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। लेस्टर की घटनाएं कम्युनल टेंशन, मिस इन्फॉर्मेशन और डायस्पोरा पॉलिटिक्स का जटिल मिश्रण थी। उन्हें किसी एक आइडियोलॉजिकल टेम्पलेट में फिट कर देना शायद उस जटिलता के साथ न्याय नहीं करता। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।